हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप अच्छे होंगे आप लोग। तो स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का जो वीडियो है वो स्टार्ट हो रहा है कहाँ से? ये स्टार्ट हो रहा है प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। कि हमारा कोई चालक है, कोई कंडक्टर है, उसका जो रेजिस्टेंस है, उसका जो प्रतिरोध है, उस पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, हम इसको डिस्कस करेंगे, इसको पढ़ेंगे। तो भाई ठीक है, हेडिंग हम डाल रहे हैं प्रतिरोधों पर ताप का प्रभाव या प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव। तो समझिएगा आप लोग, प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव क्या होता है। हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं? R इक्वल्स क्या होता है? ml अपॉन ए एन ई स्क्वायर टाउ। मतलब जो R होता है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? टाउ के। अब यहां पे टाउ क्या है? जो टाउ है वो है रिलैक्सेशन पीरियड या श्रांति काल। यानी कि अणु जब दो क्रमागत टक्कर करते हैं, उनके बीच में जो समय लगता है उसको क्या बोलते हैं? श्रांति काल बोलते हैं। जब हम ताप बढ़ा देंगे तो अणु ज्यादा सक्रिय हो जाएगा, बहुत जल्दी जल्दी टक्कर करने लगेगा। मीन टू से दैट, जब जल्दी जल्दी टक्कर करने लगेगा तो जो रिलैक्सेशन पीरियड है वो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अर्थात जब टाउ का मान कम होगा तो आर का मान क्या हो जाएगा? इंक्रीज। मतलब जब हम चालक का प्रतिरोध बढ़ाते हैं तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो भी बढ़ जाता है, क्योंकि श्रांतिकाल घट जाता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि प्रतिरोधों पर ताप का प्रभाव क्या होता है? तापमान बढ़ाने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, यही अगर अर्धचालक की बात की जाए तो उसकी चालकता बढ़ती है। मान लो एक रिलेशन और होता है, माना 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रिलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, क्वेश्चन आता है इस पर। माना 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध R0 है, तब T डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा? तो रिलेशन होता है RT इक्वल्स R0 1 प्लस एल्फा टी। जहां पे एल्फा है ना, एल्फा को बोलते हैं प्रतिरोध ताप गुणांक। एल्फा को क्या बोलते हैं? प्रतिरोध ताप गुणांक। यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर अगर रेजिस्टेंस R0 ले लें तो T डिग्री सेल्सियस पर जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा RT इक्वल्स R0 1 प्लस एल्फा इंटू टी। यहाँ पे एल्फा क्या है? प्रतिरोध ताप गुणांक, मतलब कोफिशिएंट है एल्फा। ठीक है, रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट। क्लियर? ये तो हो गया छोटा सा एक टॉपिक। कल हमें बताना चाहिए था, पिछले वाली वीडियो में बता देना चाहिए था, लेकिन छूट गया था, कोई नहीं, आज हमने बता दिया। अब जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे वैद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी की वैद्युत ऊर्जा क्या है। भाई समझो कि वैद्युत ऊर्जा क्या है। देखो, कोई चालक है, चालक के सिरों पर जब हम विभवांतर स्थापित करते हैं, क्या स्थापित करते हैं? विभवांतर। तो चालक के अंदर के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो अनुगमन वेग से क्या करने लगते हैं? गति करने लगते हैं। तो गति करने में ऊर्जा व्यय होती है। अब गति करने के लिए क्या होता है? जब वो विभवांतर स्थापित करते हैं तो इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा स्थानांतरित कर दी जाती है, जो कि ऊष्मा के रूप में वो क्या कर देते हैं? मुक्त कर देते हैं। तो ये जो ऊर्जा होती है उसको क्या बोलते हैं? वैद्युत ऊर्जा बोलते हैं। तो हम बात करेंगे वैद्युत ऊर्जा की। कोई आपसे डेफिनेशन पूछने नहीं आ रहा, बस छोटी छोटी चीजें हैं वो आपसे पूछेगा। वैद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो मतलब इलेक्ट्रॉनों को फ्लो कराने के लिए जो कार्य करना पड़ता है, वही जो कार्य है वही क्या है? ऊर्जा है। एक फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, V इक्वल्स क्या होता है? W अपॉन Q। तो W इक्वल्स क्या हो जाएगा? V इंटू Q। ठीक है, तो जो W होती कार्य, वही तो ऊर्जा होती, तो उसको हम वैद्युत ऊर्जा बोल देंगे। एक फॉर्मूला मिल गया हमें वैद्युत ऊर्जा का, W इक्वल्स V इंटू Q, और इसका जो यूनिट है वो जूल। देखो Q इक्वल्स क्या होता है? I इंटू
टी, तो दूसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा वी आई टी, ये भी क्या होगा जूल में। तीसरा V इक्वल्स क्या होता है आई आर, तो इसमें जब रखेंगे तो W इक्वल्स आई आर इंटू आई टी, तो W इक्वल्स हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी, इतने जूल। अब देखो I इक्वल्स क्या होता है V अपॉन आर, तो W इक्वल्स क्या हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर टी, आर सी स्क्वायर कैंसिल, तो W इक्वल्स हो जाएगा V स्क्वायर टी अपॉन आर, ये भी किसमें होगा जूल में। ठीक है, ये वैद्युत ऊर्जा को इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी। बहुत मामूली सी चीज है इसलिए थोड़ा फास्ट बताई दे रहे हैं आपको, ज्यादा दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं है, आप 10th में पढ़ चुके हैं, है ना। अगर यहीं पे ऊष्मा की बात की जाए, ऊष्मा इसको बोलते हैं हीट, इसको क्या बोलते हैं हीट। तो एक रिलेशन होता है कि जो 1 कैलोरी होती है वो 4.2 जूल के इक्वल होती है। 1 कैलोरी इक्वल्स क्या होता है 4.2 जूल। तो ऊर्जा या ऊष्मा एक ही बात है। अगर हम चेंज करना चाहें इसको H से दिखाते, H इक्वल्स पहला फॉर्मूला क्या निकला था V इंटू क्यू अपॉन में 4.2, दूसरा क्या निकला था VI-T अपॉन में 4.2, थर्ड क्या निकला था I स्क्वायर RT अपॉन में 4.2, लास्ट क्या था V स्क्वायर T अपॉन R। ठीक है, और ये तो ऊष्मा हो गई, और इन सबका जो यूनिट है वो क्या हो जाएगा कैलोरी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात आती है सामर्थ्य या शक्ति। सामर्थ्य या शक्ति इसको बोलते हैं पावर। तो हिंदी में इसकी परिभाषा होती है किसी भी परपथ में ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा क्षय होने की दर शक्ति या सामर्थ्य कहलाती है, या फिर कह सकते हैं कि कार्य करने की दर शक्ति या सामर्थ्य कहलाती है। मतलब रेट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड पावर। समझ में आ गया, कार्य करने की दर वैद्युत शक्ति कहलाती है। अंडरस्टैंड, क्लियर। ठीक है, तो कार्य करने की दर इसको P से दिखाते हैं, तो P इक्वल्स क्या हो जाएगा W अपॉन T। इसका जो यूनिट होगा वो क्या हो जाएगा W का जूल, T का सेकेंड, जूल पर सेकेंड। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं वाट, इसी को क्या बोलते हैं वाट। P इक्वल्स क्या हो गया W अपॉन T, शक्ति या सामर्थ्य। ठीक है, अब देखो P इक्वल्स पहला W क्या था V इंटू क्यू था, तो यहाँ पे हो जाएगा V इंटू क्यू अपॉन T, इतने वाट। ठीक है, अब VIT था तो VIT अपॉन में क्या हो जाएगा T। दूसरा W क्या था VIT था, तो W को रिप्लेस करेंगे VIT से, T से T कैंसिल, तो V इंटू I। दूसरा फॉर्मूला ये हो गया, और इसका भी यूनिट क्या होगा वाट। क्लियर, वाट। और थर्ड क्या था I स्क्वायर RT, T से T कैंसिल हो जाएगा, तो P स्क्वायर क्या हो जाएगा I स्क्वायर R, इसका भी वाट, है ना। नेक्स्ट क्या होगा V स्क्वायर T अपॉन R है, तो ये क्या हो जाएगा V स्क्वायर, T तो कैंसिल हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन R, है ना। इसका भी यूनिट क्या होगा, इसका भी यूनिट होगा वाट। क्लियर। अब आ गया थोड़े छोटे छोटे रिलेशन और हैं, हम बता दें आपको कि 1 HP इक्वल्स होता है 746 वाट। मतलब एक अश्व शक्ति या 1 हॉर्स पावर इक्वल्स 746 वाट, 746 वाट। ठीक है, एक यूनिट आती है आपके पास। अच्छा, यूनिटों की संख्या, आपके घर में जो बिजली का बिल आता है वो यूनिटों में आता है कि 10 यूनिट, 20 यूनिट, 50 यूनिट, 10, 100, मतलब ऐसे यूनिटों में तो आता है। तो उसके लिए क्या निकालते हैं, यूनिटों की संख्या क्या होता है,
यूनिट कैसे निकालते हैं? यूनिटों की संख्या, नंबर ऑफ यूनिट्स इक्वल्स, इसका होता है वाट इंटू आवर्स इंटू डेज अपॉन 1000। नंबर ऑफ यूनिट्स का ये फॉर्मूला है वाट इंटू आवर्स इंटू डेज अपॉन 1000। वाट गुणा घंटा गुणा दिन बटे में 1000। ठीक है, एक छोटी सी डेफिनेशन आती है, किलोवाट घंटा, इसको बोलते हैं kWh, किलोवाट घंटा। ठीक है, ये जानते हैं किसकी यूनिट है? ये ऊर्जा की यूनिट है। ये किसका मात्रक है? किलोवाट घंटा। सबसे पहले तो यही क्वेश्चन बनता है, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? ऊर्जा का। तो ये आपके सिलेबस में ही चल रहा है, ये आप 10th में पढ़ चुके हैं, इसलिए थोड़ा हम फास्ट पढ़ा रहे, ज्यादा इस पे प्रेशर नहीं दे रहे। किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक। किलोवाट घंटा क्या होता है? मतलब एक परपथ हो, एक सर्किट हो और उसकी जो पावर है वो कितनी हो? 1 किलोवाट हो। तो 1 किलोवाट, सबसे पहले तो ये कहेंगे किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है। 1 किलोवाट सामर्थ्य वाले परपथ में 1 घंटे में व्यय ऊर्जा किलोवाट घंटा कहलाती है। मतलब एक ऐसा परपथ जिसकी जो पावर है, सामर्थ्य है, शक्ति है, वो 1 किलोवाट है, उसमें 1 घंटे में जितनी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी, खर्च हो जाएगी, उसको क्या बोलेंगे? किलोवाट घंटा। मतलब 1 किलोवाट पावर वाले सर्किट में 1 आवर में जितनी एनर्जी की कंज्यूम होगी, जितनी एनर्जी उसमें खपत होगी, उसको क्या बोलेंगे? किलोवाट घंटा। अब भाई ऊर्जा का मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक जूल भी होता है, तो किलोवाट घंटा और जूल में संबंध क्या है वो बताते हैं आपको। किलोवाट घंटा, किलो का मतलब 10⁻³ 1000 होता है किलो का मतलब, इंटू वाट को क्या लिख सकते हैं? जूल पर सेकेंड, इंटू आर को 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। सेकंड से सेकंड कैंसिल, तो 1 किलोवाट घंटा बराबर 3600 × 10³ जूल, या 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 × 10⁶ जूल। ये रिलेशन हो गया किसमें जानते हैं आप लोग? किलोवाट घंटा और जूल में। अगर वाट घंटे की बात की जाए तो परिभाषा बिल्कुल वैसी, किलो हटा दो, 10³ आगे हटा दो, वही संबंध आ जाएगा। यानी कि 1 वाट सामर्थ्य वाले परपथ में 1 घंटे में व्यय ऊर्जा क्या कहलाती है? वाट घंटा कहलाती है। अब 2 चीजें रह गई हैं, थोड़ी सी छूट गई थी, कि ओमीय परपथ किसे कहते हैं? ओमीय परपथ, ओमीय सर्किट। ठीक है, दूसरा है अनओमीय परपथ, अनओमीय परिपथ। ओमी परपथ ऐसे परपथ हैं जो ओम के नियम का पालन करते हैं। सीधी सीधी बात है, ओम के नियम का पालन करते हैं। ओम का नियम क्या होता है? जब V और I के बीच में, V और I के बीच में हम कोई ग्राफ खींचें तो कैसी लाइन प्राप्त होती है? सीधी लाइन प्राप्त होती है। मतलब ऐसे परपथ जो ओम के नियम का पूर्णतः पालन करते हैं ओमी परपथ कहलाते हैं। जैसे तांबे का तार, टंगस्टन का तार, पारा, ये सब सारी चीजें होती हैं, वो क्या कहलाती हैं? ओमी परपथ में कहलाती हैं। अब दूसरा है कि अनोमी परपथ किसे कहते हैं? तो अनोमी परपथ जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं वो क्या कहलाते हैं? अनोमी परपथ कहलाते हैं। जैसे एलईडी, डायोड, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो इनमें क्या होगा? जब हम V और I के बीच में जब कोई ग्राफ खींचेंगे तो सीधी लाइन प्राप्त नहीं होगी। ठीक है, जैसे ये एलईडी के लिए ये देखो रहा, ये लाइन प्राप्त हो रही है। ठीक है, या फिर हम अगर डायोड के लिए देखें, ये देखो, ये रहा V, ये रहा I। आपको कहीं भी लग रहा है कहीं भी सीधी लाइन है, ये देखो सीधी स्ट्रेट लाइन थी, सीधी लाइन प्राप्त होती है, लेकिन इसमें नहीं। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है कि V और I का जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट है, लगातार देखो एक कांस्टेंट चला जा रहा, लेकिन इसमें V और I का रेशियो कांस्टेंट नहीं है। पहले देखो कर्व बन गया पूरा, स्ट्रेट लाइन तो रही नहीं, यहाँ पे भी देखो, समझ गए ना? तो ये ओमी पर्वत था, ये अनोमी। ओमी कौन सा था? जो ओम के नियम का पूर्णतः पालन करता। अनोमी कौन सा था? जो ओम के नियम का पूर्णतः पालन नहीं करता। इसके एग्जाम्पल कौन कौन सा होता है? मैंने टंगस्टन का तार बताया, तांबे का तार बताया, ठीक है, जो भी अच्छे से चालक हैं। और अनोमी पर्वत जैसे एलईडी,
मतलब जितने भी डिजिटल पर्पथ हैं वो अनोमी पर्पथ, जैसे एलईडी रहा, डायोड रहा, ये कैसे हैं, ये है अनोमी पर्पथ। ठीक है, उम्मीद है आज का वीडियो पसंद आया होगा। थोड़ा टॉपिक रिलेटेड था 10 से, तो मैंने कहा क्यों ना थोड़ा फास्ट तरीके से पढ़ाया जाए। आपको अगर समझ में नहीं आया तो रिकैप करके इसको रिवाइज करके इसको देख सकते हैं, है ना, पीछे। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, बहुत ही बढ़िया टॉपिक। अब आपका वास्तव में फिजिक्स एक तरीके से अच्छे दौर में जा रही है आपकी फिजिक्स, जहाँ से आपको बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए, है ना। आप लोग कमेंट कर देते हैं, लाइक कर देते हैं, लेकिन पूरा वीडियो नहीं देखते। एक वीडियो 10 मिनट का, 5 मिनट का, 15 मिनट का जो भी हो भाई, कुल मिला के पूरा वॉच टाइम समझ में नहीं आता हमें। अगर एवरेज वॉच टाइम देखा जाए तो एवरेज वॉच टाइम निकलता है 1 मिनट भी एवरेज वॉच टाइम नहीं निकलता। मान लो 100 लोगों ने देखा तो 100 लोगों में मिला के 100 मिनट होते हैं, जबकि 6 लोगों में 100 मिनट हो जाने चाहिए, 7 लोगों में 100 मिनट हो जाने चाहिए। अब 100 लोग देख रहे तब 100 मिनट हो पाता है वॉच टाइम। भाई क्या है, पढ़ो आप लोग। सिर्फ वीडियो के दर्शन कर लेने भर से शांति नहीं मिल जाएगी, है ना। तो पढ़ो, आपका फायदा होगा। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।